Hello friends, myself Dr. निधि दरबारी in my education treasure। आज हम आपको अर्थशास्त्र की आदर्श पाठ योजना समझाएंगे। सबसे पहले हमने अपनी पाठ योजना का क्रमांक लिखना होता है। मैंने इस प्लान में अपनी योजना क्रमांक 1 लिखा है। इसके पश्चात दिनांक लिखना होगा। हमने दिनांक 20/3/25 लिखा है। इसके बाद कक्षा में मैंने 9वीं लिखा है क्योंकि हमने यह प्लान कक्षा 9वीं को पढ़ाने के लिए बनाया है। कक्षा के पश्चात मैंने विषय में अर्थशास्त्र लिखा है क्योंकि हमने यह प्लान अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए बनाया है। तत्पश्चात समय चक्र या कालखंड लिखा जाएगा, तो मैंने दूसरा लिखा है। इसके बाद प्रकरण या टॉपिक लिखा जाएगा। मेरा प्रकरण उत्पादन के कारक है। प्रकरण के बाद अवधि या ड्यूरेशन आएगी, जो मैंने 35 मिनट लिखी है। आप प्लान को जिस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ जितनी अवधि का कालखंड होगा वह आप यहाँ लिखेंगे। अवधि के बाद विद्यालय का नाम लिखना होगा जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हैं। हमने शासकीय कन्या शाला लिखा है। विद्यालय के बाद आपको विद्यार्थियों की औसत आयु लिखनी होगी। हमने विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष लिखी है क्योंकि 9वीं कक्षा का छात्र औसतन 16 वर्ष का होता है। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम लिखा जाएगा। जो छात्र अध्यापक पाठ को पढ़ाएगा उसका नाम लिखना होगा। छात्र अध्यापक के नाम के बाद अर्थशास्त्र शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। पहला हमने लिखा है छात्रों में प्रत्येक छात्रों और छात्राओं को अपनी जीविका कमाने के लिए योग्य बनाना। छात्रों को एक सफल नागरिक का कार्य करने योग्य बनाना। छात्रों को अपनी अंतर्निहित शक्तियों एवं सामर्थ्यों का विकास करने के योग्य बनाना, जिससे वह सज्जीवन व्यतीत कर सके। व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के योग्य बनाना। छात्रों को आर्थिक नागरिकता का प्रशिक्षण देना, जिससे वह उत्तरदायित्व की भावना से कार्य कर सकें। आर्थिक जीवन के मूलभूत सिद्धांतों समझने तथा उनका ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों की सहायता करना। आधुनिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का निरीक्षण एवं सामाजिक रुचियों या व्यवहारों का ज्ञान प्रदान करना। व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए अर्थात उन्हें व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना। छात्रों को उन आर्थिक स्थितियों तथा लाभों के संभावित साधनों से परिचित कराना, जिससे वे अपने व्यवसाय का चयन कर सकें। छात्रों में कुशल उपभोक्ता की भावना का विकास करना। राष्ट्रीय रहन सहन के स्तर को उच्च बनाने तथा राष्ट्रीय आय की वृद्धि करने की क्षमता प्रदान करना। छात्रों में बजट के व्यवहारिक महत्व को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। दूसरे राष्ट्रों की आर्थिक समस्याओं से अवगत कराकर उनके प्रति उदारता एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करने की शक्ति उत्पन्न करना। भोजन, वस्त्र, निवास तथा स्वास्थ्य के उत्तम उपयोग एवं क्रय शक्ति में वृद्धि करना। छात्रों को उन अनुभवों को प्रदान करना जिससे उन्हें तर्कसंगत चयन करने की शक्ति का विकास हो। नागरिकता के उन गुणों का विकास करना जिससे वह कुशल उपभोक्ता बन सके। छात्रों को उन साधनों एवं सूचनाओं के स्रोतों से परिचित कराना जो एक उपभोक्ता के लिए लाभदायक होते हैं। छात्रों में आर्थिक समस्याओं के लिए व्यापक सामाजिक विवेक उत्पन्न करना। उच्च स्तरीय मूल्य एवं रुचियों को विकसित करना। लाभ की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के कार्यों की सराहना करने की शक्ति विकसित करना।
सहयोगी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। उपभोक्ता में अपनी अवकाश का सदुपयोग करने के लिए एक दर्शन उत्पन्न करना तथा इसके साथ ही साथ अच्छी क्रियाशीलता जिससे वह अपनी व्यावसायिक रुचियों को संतुष्ट कर सके। छात्रों को देश की संपत्तियों से परिचित कराकर उनके द्वारा अधिकतम लाभ उठाने की क्षमता उत्पन्न करना। छात्रों में आर्थिक चेतना का विकास करना। छात्रों को अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों के ज्ञान कराना जिससे वे आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में उनका उपयोग कर सकें। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना जिससे वे प्रत्येक तत्व का अंधानुकरण ना कर सकें। छात्रों को राष्ट्र की औद्योगिक एवं व्यावसायिक उन्नति के हेतु अभीष्ट उपाय से अवगत कराना। छात्रों को राज्य के कर विषयक नियमों के पूर्णतः अवगत कराना तथा उनकी समीक्षा करना की क्षमता विकसित करना। छात्रों में मित्रता की भावना उत्पन्न करना जिससे वे व्यवहारिक जीवन में बजट के महत्व को समझ सकें। और अंतिम है राष्ट्रीय कार्यों के महत्व को समझने की शक्ति उत्पन्न करना। हमने यहाँ पर छात्र शिक्षक की सुविधा के लिए 30 उद्देश्य लिखे हैं। आप अपनी पाठ्य योजना में अपनी विषय वस्तु अनुसार किन्हीं 5 उद्देश्यों को लिखें। अब हम विशिष्ट उद्देश्य पर आते हैं। आज की पाठ्य योजना का विशिष्ट उद्देश्य है छात्रों को उत्पादन के कारक के बारे में अध्ययन कराना। विशिष्ट उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री में हम छात्रों के लिए उत्पादन के कारक का चार्ट उपयोग करेंगे। सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा जिससे हमने लिखा है कि छात्रों को आधुनिक आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर चुके हैं व उनका सामान्य ज्ञान रखते हैं। इसके बाद शिक्षण विधि में हमने व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षण कराएंगे। शिक्षण विधि के बाद प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग किया जाएगा। इन सब के बाद प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। पहला प्रस्तावना प्रश्न है आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? छात्र उत्तर देंगे सामान्य नियम के रूप में हम कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए हम जो भी गतिविधियां करते हैं वे आर्थिक गतिविधियां हैं। दूसरा प्रस्तावना प्रश्न है आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण दें। छात्र उत्तर देंगे कि आप अपनी पेंटिंग बेचते हैं तो यह एक आर्थिक गतिविधि बन जाती है। गैर आर्थिक गतिविधि का उदाहरण हमारा तीसरा प्रस्तावना प्रश्न है। आप शौक के तौर पर पेंटिंग का आनंद लेते हैं तो यह एक गैर आर्थिक गतिविधि है। यह उत्तर छात्र देंगे। चौथा प्रस्तावना प्रश्न है आर्थिक गतिविधि व गैर आर्थिक गतिविधि में अंतर क्या है? छात्र उत्तर देंगे कि पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। गतिविधि जो पैसा कमाने के मकसद से नहीं की जाती हैं, जहां पर किसी काम करने का मुख्य उद्देश्य लाभ या प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो बिना किसी बेनिफिट के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, वह गैर आर्थिक गतिविधि है। पांचवा और प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है उत्पादन क्या है? छात्र उत्तर देंगे यह उपभोग के लिए कुछ बनाने के लिए विभिन्न इनपुट को संयोजित करने की एक प्रक्रिया है। पांचवा व अंतिम प्रस्तावना प्रश्न जो हमने पूछा है वह एक समस्यात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर अगर छात्र दे देते हैं तो हमें अपना उद्देश्य कथन करेंगे। अगर छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं तो हम उसका उत्तर देंगे कि वह अपने उद्देश्य कथन पर चले जाएंगे। उद्देश्य कथन आएगा जिस पर हम कहेंगे कि आज हम उत्पादन के कार्य
का अध्ययन करते हुए वर्तमान में उसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण आएगा। पाठ को सुविधा की दृष्टि से 2 अनुवृत्ति में बांट दिया जाएगा। इसके बाद प्लान को 4 खंडों में हमने बांट दिया है। पहले खंड में विषय वस्तु लिखी जाएगी, दूसरे खंड में शिक्षक क्रिया लिखी जाएगी, तीसरा खंड छात्र क्रिया का है एवं चौथे खंड में शामपट सारांश लिखा जाएगा। पहले खंड में विषय वस्तु में पाठ के मुख्य बिंदु लिखें, जैसे हमने लिखा है उत्पादन, उत्पादन के कारक, भूमि। दूसरे खंड में शिक्षक क्रिया आएगी। इससे शिक्षक जो कथन करेगा वह लिखना है, जैसे हमने लिखा है उत्पादन, यह उपभोग के लिए कुछ बनाने के लिए विभिन्न इनपुट को संयोजित करने की एक प्रक्रिया है। उत्पादन आर्थिक गतिविधि का एक परिणाम है। कुछ बनाने या उत्पादन करने के लिए हमें कुछ मूर्त और अमूर्त सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ये सामग्री उत्पादन के विभिन्न कारक हैं। कागज की क्राफ्टिंग का एक सरल उदाहरण लें। ऑरिगेमी बनाने के लिए हमें कागज, इसे खरीदने के लिए पैसे और सबसे महत्वपूर्ण तय करने की तकनीक की ज़रूरत होती है। इतना कथन करने के बाद पहला विकासात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे हमने पूछा है उत्पादन के कारक से आप क्या समझते हैं। छात्र उत्तर देंगे कि उत्पादन में मदद करने वाली कोई भी चीज़ उत्पादन का कारक है। विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर एक शिक्षक कथन आएगा, जैसे उत्पादन के कारक। यह विभिन्न कारक हैं जिनके माध्यम से किसी भी संसाधन को अधिक उपयोगी वस्तु या सेवा में बदला जाता है। वे उत्पादन की प्रक्रिया के लिए इनपुट हैं। वे उत्पादन प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु हैं। उत्पादन के कारक वे पैरामीटर हैं जो उत्पादन के आउटपुट को प्रभावित करते हैं। कथन के बाद एक बार फिर विकासात्मक प्रश्न पूछना होगा, जैसे हमने पूछा है उत्पादन के कारकों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। छात्र उत्तर देंगे कि उत्पादन के कारकों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर एक बार शिक्षक कथन आएगा जो इस प्रकार है। उत्पादन के 4 प्रकारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। सबसे पहले हम भूमि का अध्ययन करेंगे। यह सभी प्राकृतिक संसाधनों को संदर्भित करता है। पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की सतह के नीचे या पृथ्वी की सतह के ऊपर सभी प्राकृतिक संसाधन भूमि हैं। भूमि का उपयोग वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। यह उत्पादन का प्राथमिक और प्राकृतिक कारक है। प्रकृति के सभी उपहार जैसे नदियाँ, महासागर, भूमि, जलवायु, पहाड़, खदानें, जंगल आदि भूमि है। भूमि का भुगतान किराया होता है। अब हम यूनिट 1 के बोधगम्य प्रश्न पर आते हैं। जो विषय वस्तु हमने पढ़ाई है उस पर बेस्ड ये प्रश्न होंगे। हमने 5 बोधगम्य प्रश्न बनाए हैं। हमारा पहला बोधगम्य प्रश्न है, उत्पादन किसका परिणाम है। छात्र उत्तर देंगे कि उत्पादन आर्थिक गतिविधि का एक परिणाम है। दूसरा बोधगम्य प्रश्न शिक्षक द्वारा किया जाएगा कि उत्पादन के प्रकारों के प्रकार बताएं। छात्र उत्तर देगा कि उत्पादन के कारकों के 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। तीसरा बोधगम्य प्रश्न है, उत्पादन प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु क्या है। छात्र उत्तर देंगे कि उत्पादन के कारक
उत्पादन प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है। चौथा बोधगम्य प्रश्न है, भूमि क्या है? छात्र उत्तर देंगे कि पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की सतह के नीचे या पृथ्वी की सतह के ऊपर सभी प्राकृतिक संसाधन भूमि हैं। पांचवा व अंतिम बोधगम्य प्रश्न है, भूमि का भुगतान क्या है? छात्र उत्तर देंगे कि भूमि का भुगतान किराया है। यहाँ हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि छात्र शिक्षक को सभी बोधगम्य प्रश्न के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना होगा एवं छात्रों से कहना होगा कि वे सभी उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखें। अब हम यूनिट 2 के प्रस्तुतिकरण पर आते हैं। अब फिर से प्लान को 4 खंडों में बांट दिया जाएगा। पहले खंड में विषय वस्तु लिखी जाएगी, दूसरे खंड में शिक्षक क्रिया, तीसरे खंड में छात्र क्रिया एवं चौथे खंड में श्यामपट्ट सारांश लिखा जाएगा। पहले खंड विषय वस्तु में पाठ के मुख्य बिंदु लिखें जैसा हमने लिखा है, श्रम, पूंजी और उद्यमी। दूसरा खंड शिक्षक क्रिया का है। इसमें जो शिक्षक कथन करेगा वो लिखा जाएगा, जैसे हमने श्रम लिखा है। उत्पादन में सहायता करने वाला सभी मानवीय प्रयास श्रम है। यह प्रयास मानसिक या शारीरिक हो सकता है। यह उत्पादन का एक मानवीय कारक है। यह वह श्रमिक है जो उत्पादन करने के लिए अपने प्रयासों, क्षमताओं और कौशल का उपयोग करता है। श्रम का भुगतान मजदूरी है। एक शिक्षक कथन करने के बाद अब हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला विकासात्मक प्रश्न है, पूंजी से आप क्या समझते हैं? छात्र उत्तर देंगे कि पूंजी उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मानव निर्मित संसाधनों को संदर्भित करती है। विकासात्मक प्रश्न के बाद शिक्षक कथन होगा, जैसे पूंजी उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मानव निर्मित संसाधनों को संदर्भित करती है। यह उत्पादन का एक उत्पादित कारक है। इसमें कारखाने, मशीनरी, उपकरण, कच्चा माल, धन आदि शामिल हैं। पूंजी का भुगतान ब्याज है। शिक्षक कथन के बाद फिर से एक बार विकासात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे हमने पूछा है, कौन उत्पादनों के अन्य कारकों को एक स्थान पर लाता है? छात्र उत्तर देंगे, उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन के अन्य कारकों को एक स्थान पर लाता है। विकासात्मक प्रश्न के बाद एक शिक्षक कथन और होगा, उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो वह उत्पादन प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करता है। वह व्यक्ति होता है जो निर्णय लेता है कि क्या उत्पादन करें, उत्पादन कहाँ करें और उत्पादन कैसे करें। जो व्यक्ति इन निर्णयों के साथ साथ उनसे जुड़े जोखिम भी उठाता है वह उद्यमी है। छात्राएं शिक्षक कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उद्यमी के लिए भुगतान जो है वो लाभ है। अब हम यूनिट 2 के बोधगम्य प्रश्न पर आते हैं। जो विषय वस्तु हमने पढ़ाई है उस पर बेस्ड ये प्रश्न होंगे। हमने 5 बोधगम्य प्रश्न बनाए हैं। हमारा पहला बोधगम्य प्रश्न है, श्रम क्या है? छात्र उत्तर देंगे कि उत्पादन में सहायता करने वाला सभी मानवीय प्रयास श्रम है। दूसरा बोधगम्य प्रश्न है, श्रम का भुगतान क्या है? छात्र उत्तर देंगे कि श्रम का भुगतान मजदूरी है। तीसरा बोधगम्य प्रश्न है, पूंजी में क्या क्या शामिल है? छात्र उत्तर देंगे कि पूंजी में कारखाने, मशीनरी, उपकरण, कच्चा माल, धन आदि शामिल हैं।
छात्र शिक्षक चौथा बोधगम्य प्रश्न पूछेगा कि पूंजी का भुगतान क्या है। छात्र उत्तर देंगे कि पूंजी का भुगतान ब्याज है। पांचवा व अंतिम बोधगम्य प्रश्न है, उद्यमी कौन होता है। छात्र उत्तर देंगे कि यह वह व्यक्ति होता है जो निर्णय लेता है कि क्या उत्पादन करें, उत्पादन कहाँ करें और उत्पादन कैसे करें। यहाँ एक नोट हम लिख रहे हैं कि छात्र शिक्षक को सभी बोधगम्य प्रश्नों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना होगा एवं छात्रों से कहना होगा कि वे सभी उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखें। दूसरे यूनिट के बोधगम्य प्रश्न के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, उत्पादन के कारकों के प्रकार बताएं। छात्र उत्तर देंगे कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न है, प्रकृति के सभी उपहार जैसे नदियाँ, महासागर, भूमि, जलवायु, पहाड़, खदानें, जंगल किस में आते हैं। छात्र उत्तर देंगे भूमि में। तीसरा पुनरावृत्ति प्रश्न है, श्रम क्या है। छात्र उत्तर देंगे कि सभी मानवीय प्रयास श्रम है। चौथा, उद्यमी कौन होता है। छात्र उत्तर देंगे जो निर्णय लेता है वह उद्यमी होता है। पांचवा और अंतिम पुनरावृत्ति प्रश्न है, उद्यमी के लिए भुगतान क्या है। छात्र उत्तर देंगे कि उद्यमी के लिए भुगतान लाभ है। अगर आपको यह वीडियो रोचक एवं ज्ञानात्मक लगा हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं, दूसरों से शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम कक्षा कार्य पर आते हैं। हमने कक्षा कार्य के लिए 5 खाली स्थान दिए हैं। पहला है, कुछ बनाने या उत्पादन करने के लिए हमें कुछ डैश की आवश्यकता होती है। सही उत्तर है मूर्त और अमूर्त सामग्री। दूसरा खाली स्थान है, यह सभी डैश संसाधनों को संदर्भित करता है। सही उत्तर है प्राकृतिक। तीसरा खाली स्थान है, उत्पादन में सहायता करने वाला सभी डैश प्रयास श्रम है। सही उत्तर है मानवीय। चौथा खाली स्थान है, डैश कारखाने, मशीनरी, उपकरण, कच्चा माल, धन आदि शामिल हैं। सही उत्तर है पूंजी। पांचवा व अंतिम खाली स्थान है, उद्यमी के लिए भुगतान डैश है। सही उत्तर है लाभ। अब हम गृह कार्य के लिए आते हैं। उत्पादन के कारक को लिख कर लाएं, यह हमने गृह कार्य के लिए दिया है। Thank you very much for patiently watching the video and don't forget to comment.